नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बड़ी महत्वपूर्ण उन सारे फैक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं जहां पे BPSC TRE 1, 2 या 3 वाले लोगों का समायोजन और समानुपातीकरण के विषय पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। बिहार में जो शिक्षक स्थानांतरण का जो नियमावली प्रदर्शित हुआ था, उस नियमावली के आधार पे जो स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाने की बात कही जा रही थी, उसमें जो अभी एक आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो एक महत्वपूर्ण रूप से जो पूरा शेड्यूल निकला है कि किस टाइमलाइन के आधार पे कैसे स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मूल चीज़ ये है कि जो ये पारस्परिक स्थानांतरण ऑब्लिक जो समायोजन का विकल्प आया है, ये कैसे तय होगा, कैसे इसमें अंकों की वरीयता को ध्यान में रखा जाएगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थिति बनी हुई है। और BPSC TRE 1 वाले को 31 मार्च के डेडलाइन पर कितने अंक मिलेंगे और TRE 2 वाले को 31 मार्च के डेडलाइन पर कितने अंक मिलेंगे और TRE 3 वाले को कितने अंक मिलेंगे, सेम इसी तरीके से जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको कितने अंक मिलेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे कि मुख्य रूप से जो स्थानांतरण की प्रक्रिया में समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की जो बातें किए गए हैं, उसके बाद जो समान स्थानांतरण की बातें किए गए हैं, ये सारे चीज़ जो इस वीडियो में आपको आज क्लियर होता हुआ आप देख सकते हैं, इसलिए ज़रूर इसको लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, बिहार शिक्षक स्थानांतरण के जब आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो विषय पे चर्चाएं चल रहे हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया होगा। क्या अंतर जिला स्थानांतरण में वे टीचर जो दूसरे जिलों में दूसरे प्रमंडल में पदस्थापित हैं, क्या उन लोगों को भी इस बार मौका मिलेगा या मौका हाथ से चूक जाएगा। इन सारे बातों को यहाँ पे बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि किन लोगों के द्वारा इस स्थानांतरण प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि इस स्थानांतरण प्रक्रिया के 3 भाग हैं। पहले भाग में जिला स्थापना है, दूसरे भाग में प्रमंडलीय स्थापना समिति है और तीसरे भाग में राज्य स्थापना समिति है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जिला स्थापना समिति और प्रमंडलीय स्थापना समिति कैसे उस मानक को तय करेगा कि शिक्षक स्थानांतरण कैसे हो। देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो जिला स्थापना समिति है, जो जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में शिक्षक के स्थानांतरण हेतु जिला स्तर पर एक गठित जिला स्थापना समिति है। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, इसलिए जरा समझिएगा क्योंकि बहुत से वैसे लोग भी हैं जो अपने जिले के अंदर स्थानांतरण चाह रहे हैं, चाहे वो समायोजन की स्थिति में हो या वो पारस्परिक स्थानांतरण या सामान्य स्थानांतरण। जो जिले के अंदर लोग जो चाह रहे हैं, उनकी जो पूरी स्थानांतरण की निगरानी जो जिस माध्यम से किया जाएगा वह जिला स्थापना समिति के माध्यम से होगा। अब विषय ये आता है कि प्रमंडलीय स्थापना समिति क्या करेगा। जैसे अगर कोई एक शिक्षक अपने जिले से बाहर दूसरे किसी जिले में पदस्थापित है तो उसके लिए पारस्परिक समायोजन और समान स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगा वो प्रमंडलीय स्थापना समिति देखेगा। और इस प्रमंडलीय आयुक्त इसके अध्यक्षता में शिक्षकों की स्थानांतरण के लिए प्रमंडल स्तर पर इसकी एक स्थापना समिति गठित की जाएगी। ठीक इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे जो तीसरा है राज्य स्थापना समिति, इसके जो प्रमुख होंगे वो डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य स्थापना समिति होंगे। यहाँ से इस बात को हमने इसलिए ज़्यादा फोकस किया कि पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षक स्थानांतरण की जो 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं जिस पे अभी हमने चर्चा किया, जिला स्थापना समिति, प्रमंडलीय स्थापना और राज्य स्थापना समिति, यही आपके स्थापना के आपके ट्रांसफर के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक मानक मंडल का जिक्र किया जा रहा है बार बार कि आखिर मानक मंडल क्या होगा। तो मानक मंडल में जरा इस चीज़ को देखिए कि क्या नियमावली में इस बात को मेंशन किया गया था। मानक मंडल में जो बातें आए थे, यहाँ पे देखिए मानक मंडल में सबसे पहले जिस चीज़ का चर्चा हुआ कि न्यूनतम शिक्षक उपलब्धता मानक। दूसरा यहाँ पे चर्चा हुआ कि जिसके आधार पर विद्यालयवार शिक्षक की आवश्यकता
रिक्ति शिक्षक का अभाव वाले विद्यालय में अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों की पहचान की जाएगी। अब देखिए, ये मानक मंडल का जो पूरा जो सिस्टम है, ये शिक्षक की उपलब्धता, शिक्षक की रिक्ति, शिक्षक का जो संख्या है, ये सारे निर्णय जो होंगे वो मानक मंडल में होंगे। और ये मानक मंडल में इस डिसीजन को कौन लेंगे? तो जिला स्तर और प्रमंडलीय स्तर और राज्य स्तर पर जो समितियां, जो अभी हमने जो चर्चा किया, जो गठित किए गए हैं, वे लोग इस मानक मंडल के रिक्तियों की गणना, उसकी उपलब्धता और शिक्षक का अभाव, अपेक्षाकृत कहीं पे सरप्लस शिक्षक है, तो ये सारे चीज़ मानक मंडल में आएंगे। और मानक मंडल का जो निर्देशन करने वाले लोग होंगे वे वही 3 पिलर होंगे जो आपको अभी हमने शुरुआती दौर में बताया था। अब देखिए, यहाँ पे एक बात को और ज़रा समझिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बातें निकल कर आ रहे हैं कि जो शिक्षक का स्थानांतरण होगा वो RTE और PTR को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन तो समझ में आ रहा है कि जब शिक्षक के स्थानांतरण हो तो जहाँ पे एकल शिक्षक हो वहाँ ऐसा ना हो कि स्थानांतरण के विकल्प खोल दिए जाए और वो भी शिक्षक उस विद्यालय से चले जाए और पता चला कि वहाँ पे कोई दूसरा शिक्षक आया नहीं, तो उस स्थिति में ये सारे चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से जो PTR पे जो चर्चा हो रहा है कि PTR का मानक क्या है, तो PTR का मानक जो है वो छात्र पर कितने शिक्षक के अनुपात चाहिए। तो यही बात तो सबसे ज़्यादा शिक्षक स्थानांतरण में चर्चा चल रहा है कि छात्र पर शिक्षकों की उपलब्धता। अब देखिए, कहीं कहीं ऐसे जिले हैं जहां पे छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। एक ही जिले में कुछ ऐसे भी ब्लॉक हैं जहां पे शिक्षक की संख्या छात्रों से ज़्यादा है। उसी जिले के किसी दूसरे ब्लॉक में छात्रों की संख्या जो है वो शिक्षक की संख्या जो है वो छात्र अनुपात में कम है। तो ये सारे जो सिस्टम जो देखे जा रहे हैं, पूरा जो एकदम जिस चीज़ को आप देख रहे हैं कि ये कैसे आने वाले समय में बैलेंस होगा, तो कि बेहतर तरीके से कि जितने विद्यालय में छात्र हैं उतना ही अनुपात में शिक्षक हो। तो ये सभी चीज़ों को जो मानक में तय किया जा रहा है वो PTR मानक है, जहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात के रेशियो पे आधार पे स्थानांतरण के लिए गणना किया जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जब तक आप लास्ट तक इसे नहीं देखिएगा तब तक बहुत सारे चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात ज़रा ये भी मेंशन कर रहा है क्या कि शिक्षक अभाव वाले विद्यालय, जो अभी हमने चर्चा किया कि एक ही जिला में कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे शिक्षक की संख्या ज़्यादा है, कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे छात्र की संख्या ज़्यादा है, शिक्षक की संख्या कम है। तो ये पॉइंट को भी नियमावली में शिक्षक अभाव वाले विद्यालय के भी चर्चा यहाँ पे नियमावली में किया गया है। यहाँ पे देखिए कि अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय, मतलब जहाँ पे सरप्लस है, शिक्षक ही सरप्लस है, एक ही विषय में 2 शिक्षक 3 शिक्षक आ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो ये मानक मंडल है वो ये मानकों की तुलना की उपलब्धता विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल द्वारा किया जाएगा, जो जिला स्थापना समिति, प्रमंडलीय स्थापना समिति और राज्य स्थापना समिति के माध्यम से ये सारे आंकड़े को प्रदर्शित किए जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस विषय को लेकर शिक्षकों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं वो हो रहा है कि समान स्थानांतरण को तो वे आसानी से समझ रहे हैं कि समान स्थानांतरण होगा, सभी लोगों को यहाँ पे स्थानांतरण के विकल्प में जाने का ऑप्शन मिलेगा। पारस्परिक स्थानांतरण के भी विषय को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बातें क्या निकल के आए हैं, समायोजन और समानुपातिकरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इस तरीके का एक जटिल प्रक्रिया बन चुका है, समायोजन और समानुपातिकरण, कि बिहार के अगर कुछ महत्वपूर्ण जो खास करके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं जहाँ पे ये बातें निकल कर आते हैं कि वहाँ पे शिक्षक की संख्या जो है वो छात्रों के अनुपात में ज़्यादा है। पटना जिले की भी अगर बात करें तो यहाँ पे छात्र के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा बताए जाते हैं। अब कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे अगर हम बात करें अररिया की बात करें, खगड़िया की बात करें, बांका की बात करें, पूर्णिया की बात करें, वहाँ पे शिक्षकों की संख्या जो है छात्र के अनुपात में कम है। अब ये पूरा जो जटिलता है इसको कैसे भरपाई किया जाएगा, तो इसके लिए नियमावली में जो बातें को मेंशन किया गया है वह है समायोजन और समानुपातिकरण। देखिए, समायोजन और समानुपातिकरण को इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि क्या समायोजन और समानुपातिकरण क्या ये भी एक स्थानांतरण ही है क्या? तो ये एकदम बिल्कुल स्थानांतरण है, यानी जिस स्थानांतरण
को आप सोच रहे हैं कि पारस्परिक स्थानांतरण के बाद समान स्थानांतरण शुरू होगा, तो इस चीज़ से आप निकल जाइए और इस चीज़ को आप क्लियर हो जाइए कि आपकी स्थानांतरण प्रक्रिया की प्रारंभिक स्टेज ही समायोजन और समानुपातीकरण है, जहाँ पे बहुत से ऐसे जगहों की रिक्तियाँ और वहाँ पे उपलब्धता, ये सारे चीज़ों के आधार पे शिक्षकों के स्थानांतरण समायोजन में किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात को जरा समझिए कि समायोजन किसका सबसे पहले होगा। ये बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे इस चीज़ को लिए जा रहे हैं कि बढ़िया शिक्षक स्थानांतरण होंगे। अगर TRE 3, TRE 1, 2 या विशिष्ट में किसका कर दिया जाएगा, छात्र शिक्षक अनुपात में अगर जहाँ पे सरप्लस शिक्षक होंगे तो किसका किया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस बात को यहाँ समझना है और जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में जो एक स्थिति उत्पन्न हो गया है, संशय की स्थिति जो उत्पन्न है, इस चीज़ को इस वीडियो से हम क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले जिसको जितना ज़्यादा अंक रहेगा उसको सबसे पहले समायोजन किया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अंक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखना है। तो अंक का निर्धारण होगा पदस्थापना स्थल अंक, और उसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा सेवा अंक, और उसमें प्लस कर दिया जाएगा वरीयता अंक। अब विषय ये निकल कर आता है कि कैसे आप अपने अंक को निर्धारित करेंगे। तो अंक को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको पदस्थापना स्थल अंक को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ 4 श्रेणी के विद्यालयों को अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। सबसे पहले जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है वे शिक्षक जो अब नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, दूसरे वैसे शिक्षक जो नगर परिषद के क्षेत्र में आते हैं, तीसरे ऐसे शिक्षक जो नगर पंचायत के क्षेत्र में आते हैं, और चौथे शिक्षक जो पंचायत के अधीन विद्यालयों में कार्यरत हैं। अब इनके लिए आप खुद से भी गणना कर सकते हैं अंक का। अगर आप श्रेणी 1 में हैं तो यानी आप नगर निगम में हैं, अगर आप नगर परिषद में हैं तो श्रेणी 2 में हैं, अगर आप नगर पंचायत में हैं तो श्रेणी 3 में है, और अगर आप पंचायत में हैं तो नगर श्रेणी 4 में है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर लेते हैं कि कोई शिक्षक पंचायत में अगर वो कार्यरत है तो उसको 5 अंक मिलेंगे, तो 5 अंक उसका पदस्थापना स्थल अंक हो गया। नगर पंचायत में है तो 3 अंक मिलेंगे, नगर परिषद में है तो 2 अंक मिलेंगे, और नगर निगम में है तो 1 अंक मिलेंगे। लेकिन हमने कहा कि कोई शिक्षक पंचायत में है तो पदस्थापना स्थल अंक उसे 5 मिला। अब देखिए दूसरा यहाँ पे इसमें प्लस हो जाता है सेवा अंक। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे TRE 1 और 2 वाले लोगों को सेम बेनिफिट मिलने जा रहा है सेवा अंक में। कैसे मिलने जा रहा है कि 2023 के लास्ट महीने तक यानी अक्टूबर नवंबर तक TRE 1 का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो सेवा अंक कितना मिला? सेवा अंक मिला प्रत्येक मार्च का 1 अंक। तो अगर यहाँ से देखते हैं कि 2023 से 2024 का मार्च 2024 में इनको मिल गया 1 अंक, 2024 से लेकर 2025 तक मिल गया TRE 1 वाले का 2 अंक, और 2025 से 2026 के मार्च तक मिल गया 3 अंक। अब देखिए ये तो हमने जोड़ दिया किसका? TRE 1 का। ठीक इसी तरीके से TRE 2 वाले लोगों का भी जनवरी 2024 में हुआ और ये इस वर्ष के अधीन ही आ गए। तो TRE 1 और TRE 2 का जो सेवा अंक होगा वो समान ही होगा। तो यहाँ पे ये 1 वर्ष का 1 अंक मिलेगा, तो यहाँ पे 3 वित्तीय वर्ष हो गए, तो यहाँ पे आपके सेवा अंक हो गए 3। ठीक इसी तरीके से TRE 1 और 2 का तो समान सेवांक हो गया, लेकिन अगर 3 की बात करें तो 3 को अभी एक ही सेवांक मिलेगा, क्योंकि ये लोग 25 से 26 वाले सेशन में आए हैं। तो 25 से 26 वाले में आने के कारण इन लोगों को एक ही अंक मिलेगा, यानी समायोजन में TRE 3 वाले लोगों को विशेष मौका नहीं मिलने जा रहा है। समायोजन में सबसे पहले समायोजन जो होगा अंकों की वरीयता के आधार पे TRE 1 और 2 वाले लोगों को सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि जो विशिष्ट बने हैं, तो जो शिक्षक विशिष्ट बने हैं अब उन लोगों का वित्तीय वर्ष, जैसे सक्षमता के माध्यम से जो विशिष्ट बनाए गए हैं उन लोगों का भी वित्तीय वर्ष के आधार पे अंक का निर्धारण किया जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन को जब आप अगर समझते हैं तो यहाँ पे TRE 1 और 2 वाले लोग ज़्यादा समायोजन में वे लोग ज़्यादा भाग ले पाएंगे। समायोजन होने का सबसे ज़्यादा जो प्रबल संभावना है वह TRE 1 और 2 वाले लोगों का ही है। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक और बात मेंशन करता है वरीयता अंक।
तो देखिए यहाँ पे वरीयता अंक कैसे निर्धारण होगा। वरीयता अंक जो निर्धारण किया गया है, अगर किसी खास विशेष परिस्थिति है, बीमारी का इस परिस्थिति है, या दिव्यांगता की स्थिति है, या विडो महिला है, या राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पे अगर वो अवार्डेड शिक्षक है, या पति पत्नी में से कोई बिहार या स्थानीय किसी में काम कर रहा है एम्प्लॉय के तौर पे, या केंद्रीय सरकार में कार्यरत है, तो यहाँ पे वरीयता अंक निर्धारण किया जाएगा। तो उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो दोनों लोग केंद्रीय या राज्य सरकार, दोनों लोग में से कोई एक केंद्र या राज्य सरकार में पदस्थापित है पति पत्नी में से, तो यहाँ सबसे ज्यादा पति पत्नी के पदस्थापना वाले लोगों को अब इसमें से ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी समायोजन में पहली प्रक्रिया में वरीयता अंक में TRE 1, 2 वाले में या 3 वाले में सबसे पहले वे लोग का समायोजन हो जाएगा जो लोग की अंकों की वरीयता में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पे जिनको 10 अंक मिल सकता है अगर राज्य में दोनों कार्यरत है। तो अगर केंद्र में कोई एक कार्यरत है तो 5 अंक, तो यहाँ पे वे लोग क्या करेंगे, वे लोग जंप कर जाएंगे, यानी सबसे पहले समायोजन के आधार पे पति पत्नी का ही स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम जरा आगे देखते हैं कि आखिर क्या समायोजन की प्रक्रिया जिला के अंदर जिला के बाहर भी हो सकता है क्या, क्योंकि ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। नियमावली में क्या बातों को प्रदर्शित किया गया था, जरा इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए समायोजन और समानुपातिकरण की जब बात आता है तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे उस डेट को जरा देख लेते हैं जो 17/7/2026 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे स्थानांतरण संबंधित जो गतिविधि को 3 स्टेज में लाया गया। पहला स्टेज था समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण। दूसरा स्टेज था कि जिला / प्रमंडल / राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षकवार समायोजन, समानुपातिकरण की सूची का प्रकाशन, समायोजन, समानुपातिकरण सूची पर अपीलों का निष्पादन। ये बड़ा फैक्चुअल चीज़ है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, जो आपके 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच तक चलते रहेगा। अब यहाँ पे इस चीज को देखना है कि जहाँ स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया में समायोजन / पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में शुरू होगा। यानी शिक्षक जो हैं 29 जुलाई से 5 अगस्त वाले में आवेदन करेंगे, लेकिन जब आवेदन होगा तो यहाँ पे बैठक होगा। सबसे पहले समिति की बैठक होगा किस स्तर पे, तो जिला, हमने जो 3 पिलर की शुरुआती में बात किया था, जिला स्थापना समिति की बैठक होगा जिले के अंदर के समायोजन को लेकर, प्रमंडल स्तर पर बात होगा प्रमंडल के समायोजन को लेकर, और राज्य स्थापना समिति राज्य स्तर पर बात करेगा समायोजन को लेकर। अब देखिए बैठक होगा और शिक्षकवार समायोजन और समानुपातिकरण की सूची को प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी ये आपकी स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया है, जहां अभी शिक्षक क्या समझ रहे थे कि जिन लोगों को म्यूचुअल नहीं मिलेगा वे समान स्थानांतरण का ही भाग हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज को जरा समझिए कि आपकी स्थानांतरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो चुका है। ये शुरू हो चुका है कि शिक्षकवार समायोजन समानुपातिकरण की सूची प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद समायोजन और समानुपातिकरण की सूची पर अपील लिया जा सकता है। अगर जिले के अंदर अगर आपका समायोजन हो रहा है तो आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं। अगर प्रमंडल स्तर पे है तो आप वहाँ अपील संतुष्ट नहीं है तो करेंगे। राज्य स्तर पे आप राज्य स्थापना समिति के पास अपील कर सकते हैं। तो ये आपका समायोजन और समानुपातिकरण की प्रक्रिया ही आपकी स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया की शुरुआत होगा, जहां से बहुत से शिक्षकों को आप देखेंगे कि स्थानांतरण हो रहा है वरीयता के अंक के आधार पे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा पारस्परिक जिस पे हमने पहले भी बात किया है, जो म्यूचुअल होंगे। अब तीसरा चरण में जरा देखिए, जब समान स्थानांतरण का विकल्प खुलेगा 16 सितंबर 2026 को, तो यहाँ पे समायोजन / पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत समान स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन। अब इस चीज को जरा देखिए, यहाँ पे समायोजन / पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत, यानी पहली बार आपके स्थानांतरण समायोजन के माध्यम से हो जाएगा, और जो लोग बच जाएंगे और जो रिक्ति रहेगा उस रिक्ति, क्योंकि लिस्ट तो प्रकाशित हो चुकेगा पहले, तो उस रिक्ति के आधार पे फिर से तीसरे चरण में जिन लोगों का समायोजन नहीं हो पाएगा, पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, वे लोग फिर समान स्थानांतरण की प्रक्रिया में वे लोग भाग लेंगे। और यहाँ भी शिक्षकों की वरीयता को ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ भी ठीक उसी तरीके से समायोजन में जैसे बैठकें हो रहे हैं, समायोजन में जैसे सूची का प्रकाशन हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी समान स्थानांतरण में ये सारे चीजें जिला, प्रमंडल और राज्य स्तरीय पे किए जाएंगे। ये बात को आप क्लियरिटी से समझ लीजिए
लीजिए कि आपकी स्थानांतरण प्रक्रिया समान स्थानांतरण, भले ही आप सोच रहे होंगे कि हम तीसरे चरण में हैं, लेकिन आपकी शुरुआती प्रक्रिया जो है यहाँ से समायोजन से शुरू हो चुका है। हमने इस वीडियो का मूल मोटो मेरा ये था कि समायोजन किसका होगा, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में संशय रहा है। बहुत सारे पहले वाले वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि किसका समायोजन किया जाएगा। ये क्लियर है कि जिसके पास जितना ज़्यादा अंक होगा उसको सबसे पहले समायोजन किया जाएगा। यानी अगर यहाँ उदाहरण के लिए TRE 1, 2 और 3 में से, तो 3 वाले को सबसे लास्ट में समायोजन किया जाएगा। अब यहाँ इस चीज़ को हमने इसलिए इस वीडियो में लाया कि बहुत सारे कमेंट में इन सारे बातों को पूछे जा रहे थे, इसलिए इस चीज़ को हमने आज इस चीज़ को हमने क्लियर किया है आसान भाषा में। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए और समायोजन की प्रक्रिया के आधार पर आप 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ही आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।